गुड मॉर्निंग। क्लास 11th का यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। एक और वीडियो लगता है या फिर 2 वीडियो हम लोग को और इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट्स को देखने के लिए तो डिटेल जानना जरूरी है, और ये न्यू था डायमेंशन आप लोग के लिए, तो थोड़ा सा डिटेल इस पे जानना जरूरी है। तो प्रीवियस वीडियो का अगर आप लोग को याद होगा तो वहां पे हेडिंग क्या हुआ था, 2 यूज बताए थे। पहला बताए थे टू चेक करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, और दूसरा था टू डिराइव अ फॉर्मूला। तो टू चेक करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन में करेक्टनेस चेक करने के लिए 2 एग्जांपल लेके, एक s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और दूसरा s इक्वल टू यूटी प्लस 1/5 ए टी स्क्वायर को चेक करे थे, और देखे थे कि दोनों ही डायमेंशनली सही आया। लेकिन हम लोग जब देखते हैं, क्लास 9 में पढ़े थे या 11th का बुक में देख रहे हैं, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही करेक्ट है, 1/5 करेक्ट नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ था? तो डायमेंशन का ये एक लिमिटेशन है कि डायमेंशन डज नॉट डिपेंड अपॉन न्यूमेरिकल वैल्यू। तो उस दिन हम ये एक बात बताए थे कि डायमेंशनली जो करेक्ट इक्वेशन है वो करेक्ट हो भी सकता है, करेक्ट नहीं भी हो सकता है। जैसे हाफ ए टी स्क्वायर वाला करेक्ट हुआ और 1/5 ए टी स्क्वायर वाला करेक्ट नहीं होता है जनरल फिजिक्स में। बट एक पॉइंट बताए थे कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, बट डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज इनकरेक्ट। और बोले थे कि अगले वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे, तो आज इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले 2-4 होमवर्क दिए हुए थे, उसको जरा सा हम लोग चेक कर लें, साथ ही इसको भी करते हुए फिर टाइम बचता है तो हम लोग टू डिराइव फॉर्मूला पे भी आ जाएंगे। आज कुछ काम कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। ओके और बुक को आप लोग फॉलो कीजिए। फिलहाल लॉकडाउन है तो आप जहां तहां कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह तो आप लोग अभी ज्वाइन कर नहीं पाए होइएगा, या ऑनलाइन कर रहे हैं। तो उस समय क्या होता है कि मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस है वो छोटा है, देखने में परेशानी हो रही है। तो किसी लोग के पास अगर अवेलेबल हो एससी वर्मा का क्लास 11th का बुक, तो आप लोग उसको जरूर सॉल्व करो। वो एक स्टैंडर्ड बुक है, हर तरह का क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो हर तरह के पैटर्न को आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपका स्टैंडर्ड कंपटीशन के लिए एक बेस्ट स्टैंडर्ड है, तो आप उसको जरूर कोशिश करें कि उसको बनाएं। जैसे क्लास 9-10 में आप लोग क्या क्या बुक सॉल्व किए हुए हैं, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी तो फिक्स है कि करना ही है, तो उसको साइड करके उसके बाद अगर फॉर कॉम्पिटिटिव अगर हम बात करें तो आप लोग आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा बनाते थे मैथ्स में। वैसे ही फिजिक्स में आप एससी वर्मा को आर डी शर्मा के कंपैरिजन में रखिए। और आर एस अग्रवाल के लिए जो लोग चाहते हैं कि मेरा बेसिक फिजिक्स क्लियर हो, जो आसपास के सराउंडिंग से हैं, जो हाई फंड है, स्टैंडर्ड हो, उनके लिए कोई बात नहीं। आप जो सॉल्व करते हैं आपको पैटर्न पता होना चाहिए और आपसे बनना चाहिए विद इन टाइम। लेकिन जो लोग को अपना बेसिक क्लियर करना, 9-10 में आप लोगों ने न्यूमेरिकल नहीं बनाया है, तो एक बुक आती है एम करीम की, आप उसको भी सॉल्व करके देखिए। जो लोग 9-10 में ही आईआईटी फाउंडेशन को सॉल्व किए हुए हैं वो डायरेक्ट आप एससी वर्मा पे आइए। बाकी जितना भी आपको मिलता है क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सके वो आपके लिए फायदेमंद है। ओके, तो आइए पहले आप वीडियो में देख लें हम लोग कि क्या कैसे आगे पढ़ना है, और उसमें इनकरेक्ट और करेक्ट में क्या फंडा है उसको समझ लेते हैं। ओके, तो आज हम सेकेंड जो लेते हैं चेक करने के लिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। तो इसके आंसर में अगर आते हैं तो डायमेंशन ऑफ v, एलएचएस में कौन कौन है? एलएचएस में है डायमेंशन ऑफ v, v इज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, हेंस इट्स डायमेंशन इज LT-1। आप ध्यान रखिएगा कि ये चार्ट से आपको याद होना चाहिए। मैं फटाफट लिख देती हूँ लेकिन आपको याद रहना चाहिए। ओके, और आरएचएस में तो 2 टर्म है, एक है आपको u। ओके, तो u का क्या होगा? इसका भी LT-1 होगा। पिछले वीडियो में भी बताए हुए थे कि u इज इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका भी क्या हो जाएगा? LT-1, क्योंकि ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। एंड AT का क्या हो जाएगा? LT-2 इंटू टी, दैट इम्प्लाइज LT-1। इसको इक्वेशन 3 कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we have dimension of LHS is equal to dimension of RHS. So equation V is equal to U plus AT is dimensionally correct. ओके, तो ये दूसरा हो
गया इस तरह एसयूमा में भी देखिएगा बहुत सारा इक्वेशन दिया हुआ है, उसको आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। अगर वहां क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो उसको आप कमेंट कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर इसी इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फर्स्ट दिए थे सेकंड हम कर देते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस 80, इसको चेक करना है, चेक डायमेंशनली, ठीक है। इसको डायमेंशनली आप चेक करने के लिए अगर हम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस 80 आपको दे देते हैं तो इसके केस में देखिए LHS में क्या आ जा रहा है, या आप LHS नहीं भी लिखते हैं तो डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर सीधे लिखिए। तो v का डायमेंशन देखिए यहाँ क्या है LT माइनस 1, तो v स्क्वायर का क्या हो जाएगा L स्क्वायर t माइनस 2, इसको इक्वेशन 1 कह लीजिए। और डायमेंशन ऑफ u निकला ही हुआ है LT माइनस 1, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। डायमेंशन ऑफ AT, इसको LT माइनस 2 इंटू t आएगा तो क्या आ जाएगा LT माइनस 1, इसको हम इक्वेशन थर्ड कह देते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी हैव डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 80। नहीं, ये दोनों इक्वल है, बट आप नहीं ऐसे लिखना चाहें तो एक लाइन और यही क्लियर कर देते हैं, a dimension of v square is not equal to dimension of 80, ठीक है। तो यहां क्या लिख सकते हैं, so equation v square is equal to u square, sorry v square is equal to u plus 80, वो जो याद हमेशा रहता है, इसलिए v square is equal to u plus 80 is dimensionally incorrect, dimensionally incorrect। v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस 80 क्या हो गया डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, इसको एकदम ध्यान रखना है, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट आ गया। तो यहां से एक हम लोग ध्यान रखते हैं नोट को, नोट क्या कहता है ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट but a dimensionally incorrect equation is always incorrect, okay। a dimensionally correct equation may be correct, ये लाइन ध्यान रखिएगा, may be correct कब, क्योंकि डायमेंशन डिपेंड करता है न्यूमेरिकल वैल्यू पे, न्यूमेरिकल वैल्यू पे उसका वैल्यू चेंज नहीं करता है, डायमेंशनली वो वही वैल्यू आता है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करने से भी। तो इस कारण से कोई इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट हो सकता है, बट जनरल फिजिक्स में वो जो है करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाता है तो वो ऑलवेज इनकरेक्ट होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाता है तो वो ऑलवेज इनकरेक्ट है, वैसा आपको इक्वेशन नहीं मिलेगा फिजिक्स में कहीं भी, ओके। तो इस पे आप कुछ जो फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग क्लास 9 में या 10 में पढ़े हुए हैं, कोई भी फॉर्मूला कोई भी इक्वेशन जो आपको याद हो उसको आप लोग इस मेथड से बार बार चेक करके देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा करेक्टनेस या इनकरेक्ट इक्वेशन है या फिर नहीं है, ओके। नेक्स्ट जो यूज था सेकेंड, वो क्या था सेकेंड यूज, टू डिराइव फॉर्मूला, ठीक है। इसके लिए आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, लीजिए जैसे लीजिए डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल pendulum having L is string length, M is mass of bob and G is acceleration due to gravity। बस समझने के लिए ये एक क्वेश्चन जो है कंसीडर करते हैं हम लोग।
कि आप लोग क्लास 9 में भी देखे हुएगा, साउंड में ऐसा चर्चा आता है, जो एडवांस थोड़ा सा पढ़े हुएगा। अदरवाइज ऐसे भी हम लोग को सिंपल पेंडुलम पता होता है। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक बॉब, एक स्फेयर, ठीक है। प्रैक्टिकल में भी 9 के प्रैक्टिकल में भी ये मिलता है डेंसिटी मेजरमेंट के लिए। जो आपका पीतल है उसका बॉब होता है, उसका डेंसिटी मेजरमेंट के लिए हम लोग को लैब में प्रोवाइड किया जाता है, फिजिक्स लैब में। तो वहां भी देखे हुएगा एक बॉब जिसका मास सपोज m है, स्मॉल m लेते हैं, m ग्राम है, उसको किसी स्ट्रिंग से इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मतलब जिसको खींचते हैं तो इलांगेट नहीं हो जाता है। तो एक स्ट्रिंग जिसका लेंथ मान लीजिए l है, उसके एक एंड पे बॉब को फिक्स किया और दूसरे स्ट्रिंग के दूसरे एंड को हम लोग फिक्स कर दिए एक रिजिड सपोर्ट से, ओके। और उसके बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा पुश कर दिए, तो पुश कर दिए तो आगे जाएगा और यहाँ से फिर लौट के आएगा, फिर इस तरफ आगे जाएगा, यहाँ से लौट के आएगा, यानी टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो ये टू एंड फ्रो यानी मीन पोजीशन के आगे पीछे जो ये मोशन करता है, तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट सपोज यहाँ से जाता है और फिर यहाँ लौट के आता है, इसमें जो टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन रोटेशन और वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। तो मुझे यहाँ पे डायमेंशनली, ये फिर हम लोग उस चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ डायमेंशनली हम लोग को टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म ऑफ स्ट्रिंग लेंथ L, मास ऑफ बॉब क्या यहाँ दिए हैं m, और सभी को पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लगता है। तो जैसे ही कोई मास हैंग कर रहा है एयर में, तो इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वेट लग रहा होगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, ये इसको पहले हम सीखे, आंसर में आ जाते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट t इज टाइम पीरियड, t proportional to m to the power a, ओके, g to the power b and l to the power c। जो भी हमको गिवन है, अगर और भी कुछ गिवन होता तो सारा यहाँ पे डालते जाते और पावर a b c d e f जितना लंबा रहता उसको वहां पुट करते जाते। नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या जानते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए t इज इक्वल टू k m a g b l c, ओके। टेकिंग डायमेंशन on both sides we have, क्या मिलेगा हम लोग को, जब डायमेंशन दोनों तरफ लें तो t टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी टाइम, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t, और k हम लोग अपने मन से कांस्टेंट लगाए हैं, इसका डायमेंशन नहीं होता है। m मास है तो डायमेंशन हो गया इसका कैपिटल M, पावर जो a था डाल दिए। जी क्या है, नाम से सुनिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन। तो आप एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या जानते हैं, LT-2 टू द पावर b। देखिए m जो है मास था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्ट m पड़ा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिराइव था तो इसका डायमेंशन डालें, और l फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका फिर हम क्या डालेंगे यहाँ पे, l ही डालेंगे, ओके। स्मॉल एल अगर यहाँ दिया रहता तो यहाँ स्मॉल एल लगते, यहाँ कैपिटल एल कर देते। अब इसको अरेंज कर लीजिए मैथमेटिकली, क्या अरेंज करेंगे, m0 l0 t इस साइड लिखे और इस साइड देखिए m एक ही है तो m टू द पावर a, ओके। सेकेंड क्या हो जाएगा, l यहाँ भी है और l यहाँ भी है, l टू द पावर b प्लस c और t टू द पावर -2, ओके। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। इक्वेटिंग पावर ऑफ m l एंड t वी हैव या वी गेट, दोनों दे सकते हैं। a क्या मिलेगा हम लोग को 0, b प्लस c 0 और -2b इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए t का यहाँ पे पावर क्या है 1 है, यानी यहाँ से हम लोग को b टू द पावर b इक्वल टू कितना आ रहा है -1/2, ओके। एक तो 0 आ गया है और इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू अगर पुट करना चाहे तो हम लोग को c इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ -b, माइनस और b का अपना वैल्यू है -12, तो क्या आ गया 1/2, ओके। नो कंफ्यूजन। तो मुझे a का वैल्यू यहाँ मिल चुका है, अंडरलाइन हम कर देते हैं, a का वैल्यू मिल चुका है, c का वैल्यू यहाँ मिल चुका है और b का वैल्यू यहाँ मिल चुका है, ओके। तो अब इसको फिर आकर के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 कर देते हैं। नाउ
putting value of A, B and C in equation 1 we get, क्या मिलेगा हम लोग को? तो गौर कीजिए, t इज इक्वल टू k, m टू द पावर क्या आया है? 0 डाल देते हैं, एक बार लिख लेते हैं, m टू द पावर 0, g टू द पावर है b तो माइनस हाफ, और l टू द पावर था c तो c आया है प्लस हाफ, यहाँ डाल देते हैं हाफ। ओके, तो हमको मिल क्या रहा है? t इज इक्वल टू k l टू द पावर हाफ बाई g टू द पावर हाफ, दैट मीन्स k रूट अंडर l अपॉन g। ओके, अब बचा k, तो ये चूंकि वेल नोन एक्सप्रेशन है और एक्सपेरिमेंट करके बार बार देखा गया कि यहां लिखते हैं एक्सपेरिमेंटली वी गेट k इज इक्वल टू 2 पाई। एक्सपेरिमेंट बार बार करके एक सिंपल पेंडुलम लिया गया, उसका लेंथ और फिक्स किया गया, इतना लेंथ है, टाइम पीरियड मेजर करते थे और वैल्यू पुट करते थे, तो इस k का वैल्यू आया 2 पाई। वो बार बार पहले करके देखा जा चुका है, तब उसको यूनिवर्सल किया गया। ओके, तो हम लोग को एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ये हम लोगों ने डायमेंशनली निकाल लिया है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन चूंकि ऐसा हो रहा है, ऐसा नेचर में हो रहा है, हम लोग देखे हुए हैं, इसलिए इसमें जो k का हम लोग लगाए हैं जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, उसका वैल्यू एक्सपेरिमेंट में निकल जाता है। बट कुछ क्वेश्चंस है, जैसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इफ फोर्स, लेंथ एंड वेलोसिटी, देखिए फोर्स डिराइव्ड है, लेंथ फंडामेंटल है और वेलोसिटी क्या है? डिराइव्ड है। इस तीनों को फंडामेंटल मान लिया और आपसे पूछता है डिराइव डायमेंशन ऑफ मास। जब आप फोर्स को कह रहे हैं फंडामेंटल, तो मास को हम लोग मान लेते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, तो डायमेंशन ऑफ मास तक निकालने बोलेगा तो उस समय भी आपको एक्सप्रेशन में k आएगा। इसी तरह आपको वहां पे लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस समय जो हम k लगाते हैं, उस k का वैल्यू 1 लेते हैं। इस बात का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि और कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इससे थोड़ा सा एडवांस 2-4 क्वेश्चंस और अगला एक और वीडियो डालने के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप लोग हर तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, जहां जो प्रॉब्लम हो वो आप लोग कमेंट कीजिए, उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।